हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों हमारी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इंटरनल चैलेंजेस। सो इंडिया के अंदर कौन कौन से इंटरनल चैलेंजेस थे बच्चों, वो हम देखने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। सो चैप्टर इज सो इंटरेस्टिंग, बस आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। सो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने इस चैप्टर को रीड किया था आपके लिए गाइस। सो बहुत मजेदार चैप्टर है, बस आपको ध्यान से सुनना है और लर्न करके रखना है, ठीक है। चलिए सो चैप्टर नंबर, दिस इज फॉर माय क्यूट पिंकी पिंकी गर्ल्स के लिए 9th हिस्ट्री का चैप्टर। सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर गाइस। इसके अंदर हम बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं एंड दिस इज अ लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए सो फटाफट से हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सो इसके अंदर हम देखने वाले हैं इंटरनल चैलेंजेस के बारे में। सो इंडिया ने कौन कौन से इंटरनल चैलेंजेस को फेस किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि जब हम आजादी हमें मिल गई उसके बाद भी हम खुश नहीं रह पाए थे, उसके बाद भी हम गम में डूबे हुए थे, क्योंकि हमारे जीवन में इतना सारा गम चल रहा था, हमारे देश के जीवन में इतना सारा गम चल रहा था कि उनके दुख ही नहीं खत्म हो रहे थे। कौन कौन से दुख थे, उन दुखों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट इज द अनरेस्ट इन पंजाब। पंजाब के अंदर अनरेस्ट का माहौल था बच्चों, मतलब कि शांति बनाए रखने का सवाल ही नहीं हो रहा था पंजाब के अंदर। सो ये चीज के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड ऐसा भी हुआ था। यस उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था, इशू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो 8 सिस्टर स्टेट्स है, उन 8 सिस्टर स्टेट्स की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे, उन स्टेट्स के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे और उन्हें हमसे रिश्ता तोड़ने का मन कर रहा था गाइस, हमसे दूरियां बनाने का मन कर रहा था, बट हमने उन्हें समेट लिया अपने अंदर और अब वो इंडिया के एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुके हैं। सारे 7 सिस्टर स्टेट्स अब इंडिया के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब नहीं, बहुत पहले आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज नक्सलिज्म। नक्सलिज्म क्या होता है बच्चों? नक्सलिज्म जैसे आपने वो रामायण के अंदर कहावत सुनी है ना, घर का भेदी लंका डाहे। सो नक्सलवादी इज लाइक सेम घर का भेदी, मतलब कि अपने ही देश के अंदर रहकर अपने ही देशवासियों से दुश्मनी करना, अपने ही देश के गवर्नमेंट के साथ दुश्मनी मोल लेना, उसे हम लोग नक्सलवादी कहते हैं, ठीक है। जो लोग नक्सलिज्म को फॉलो करते हैं वो अपने ही गवर्नमेंट के साथ में एक बुरा रिलेशन बनाते हैं। वो चीजें शुरू हुई थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, वो दुगनी लगाम लेंगे, ऐसी वाली चीजें करते थे वो, मतलब कि उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजों से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ग्रुपिंग करना शुरू किया और उन लोगों से लड़ना शुरू किया। अब ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये चीजें फैलने लग गई। और दूसरे, आपको तो पता ही है कि अगर कहीं पे आग लगा हुआ है तो हमारे कुछ ऐसे पड़ोसी कंट्रीज है जिनको मजा आता है आग में पेट्रोल डालने के लिए, तो उन्होंने इस पेट्रोल डाल डाल के इस चीज को और बड़ा बनाया है। सो हमारे देश के अंदर बहुत सारे नक्सलवादी अभी भी घूमते रहते हैं, है ना। ये नक्सलिज्म का चैलेंज बहुत बड़ा बन गया था। ये डायरेक्टली जो देश के प्राइम मिनिस्टर से इनके पंगे चालू रहते हैं, गवर्नमेंट से इनके पंगे चालू रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इशू देखते हैं, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? हमारा देश अलग अलग कम्युनिटीज में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये कम्युनिटीज का आपस में नहीं बनता है, अलग अलग कम्युनिटी में डिवाइड ही क्यों करना है? लाइक ब्राह्मण्स अलग रहेंगे, राजपूत अलग, लोअर कास्ट के और अलग अलग जो कास्ट होते हैं वो सारे कास्ट के अलग अलग रहेंगे, SC ST कास्ट, OBC, ऐसे कर करके सारी चीजों में कम्युनिटीज में डिवाइड कर दिया। अब जब हमें कम्युनिटीज में डिवाइड कर देंगे तो आप सभी को पता है कि ये जो 5 फिंगर है जब एक साथ आके आपको मारेगा तो जोर से लगेगा, है ना। बट अगर मेरा ये एक फिंगर आपको ऐसे कर दिया, नेल से लगाओ भाई,
जोर से लगा मेरे को। हाँ, सो ऐसे करके ऐसे मारेगा आपको तो लगेगा, नहीं लगेगा बोलोगे ना, अरे मैम क्या मार रही हो, मारना है तो लात 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 से मारो हमें, बट ऐसे क्या मार रही हो, है ना। हमें तो पैर से भी ना लगे, हम क्या ये उंगली से मारेंगे, है ना। सो आपको चोट नहीं लगेगा। जब मैं 2 उंगली से मारूंगी तो भी आपको चोट नहीं लगेगा, जब मैं 3 से मारूंगी तो भी चोट नहीं लगेगा बच्चों, जब मैं 4 से मारूंगी तो भी कम लगेगा, है ना। बट जब मैं 5 से मारूंगी तो ये 60 से लगेगा, है ना। सो जब हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं तो हम बहुत ही जोरदार तरीके से करते हैं, बट हम जब सिंगल 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 करते हैं तो वो चीजें ज्यादा बेटर तरीके से नहीं चलती। तो वही कम्युनलिज्म, जैसा कि हमारे अंग्रेजों ने हमारे देश को देकर गए थे कि क्या था, डिवाइड रूल। उनका क्या था, डिवाइड रूल था। जैसे फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में लड़वा दो और उनको डिवाइड कर दो, ठीक है। सो कम्युनिटीज के अंदर इसी तरह से हमारा देश अभी के टाइम पर भी डिवाइड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनलिज्म। रीजनलिज्म, अलग अलग रीजन के बेस पर। अभी भी आपने कुछ समय पहले सबने सुना है कि यूपी बिहार वालों को थप्पड़ मार मार के बिहार से भगा दिया, महाराष्ट्र से भगा दिया जाएगा। क्यों महाराष्ट्र से भगा दिया जाएगा? क्योंकि वो मराठी नहीं है, क्योंकि वो मराठी बोल नहीं पा रहे हैं। इज दिस करेक्ट गाइस? ये क्या सही है? हम हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर हमें वो लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट ही नहीं है। इसमें कौन सा फॉल्ट है? आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, या बहुत सारे महाराष्ट्रियन या बहुत सारे अलग अलग कास्ट के लोग हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी रहते हैं, तो क्या उन्हें जरूरी है कि वो लैंग्वेज आनी ही चाहिए? बट इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, चीज नहीं है कि हाँ वो लैंग्वेज आना ही चाहिए। आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको सही तरीके से काम करना आना चाहिए, आप खुद का कमा रहे हो, खुद से खा रहे हो, खुद से रह रहे हो, तो अलग अलग स्टेट में डिवाइड करने से मतलब क्या है ना। तो हम आपस में जो अलग अलग स्टेट्स है वही आपस में लड़ने लगेंगे तो गवर्नमेंट को तो इससे फायदा होने ही वाला है ना। सो गवर्नमेंट इसी चीज का फायदा उठा लेती है। कभी यूपी बिहार वालों को महाराष्ट्रियन से लड़वा दो, कभी तेलंगाना तमिलनाडु है ना, वहां पर जो लोग रहते हैं उनको आपस में लड़वा दो, है ना। कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा निकाल के हिंदू मुस्लिमों को लड़वा दो, और यही चीजें करके ये सारी चीजें वो करते हैं। मेन जब भी इलेक्शन एंड ऑल ये सब आने का टाइम होता है तभी आप नोटिस करोगे कि तभी ये मुद्दे बहुत उभर उभर के फुदक फुदक के निकल रहे होते हैं ना। सो ताकि ना ऐसा आपस में लड़ते रह जाए और सारा वोट हमारे तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये चीजें ना हमें डिवाइड करने के लिए बनाया गया है, ताकि हम आपस में डिवाइड हो जाए, और जब हम डिवाइड हो जाएंगे तो हम एक सही डिसीजन कभी ले ही नहीं पाएंगे, हम स्ट्रांग रह ही नहीं पाएंगे, है ना। सो रीजनलिज्म के अंदर भी अगेन हमें अलग अलग रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, आपस में अलग अलग रीजन को लड़वाया जाने लग गया था। जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर बिहार यूपी के जो लोग हैं उनको मराठी बोलना नहीं आएगा तो उन्हें भगा दिया जाएगा या फिर उन्हें मारा जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आने भी लग गई थी, तो बहुत जगह पे ये चीज़ें अप्लाई भी हुई थी। बट जो सही पढ़े लिखे इंसान थे ना, उन्होंने कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया था, चाहे वो महाराष्ट्रियन हो चाहे वो कोई भी अदर कास्ट के हो। बट वो भी वही लोग कर रहे थे जिनको कुछ काम धंधा है नहीं, फालतू का टाइम है और चलो लग जाते हैं इसी किसी भी फालतू काम में, तो वैसे लोग ही करते हैं इन चीज़ों को सपोर्ट। सो उसी टाइम पे मैंने भी मराठी बोलनी सीख ली थी। मला मराठी येते आता, मी बिहारी आहे पण मला मराठी खूप छान मराठी येते मला। अच्छा लगा सुन के, है ना। चलो, नहीं मेरे को पहले से भी आता था, ठीक है, क्योंकि मैं इधर पे मुंबई में ही रही हूँ हमेशा से। और जो हमारा लैंग्वेज, वो जो मराठी का एक टेक्स्ट बुक आता है ना, स्टेट बोर्ड वाले, हम बेचारे स्टेट बोर्ड वाले, हमें तो मराठी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश हाँ, और बाकी अदर सारे सब्जेक्ट्स है, तो हमें तो वो सारी सब्जेक्ट लाइन से पढ़ने पड़ते हैं ना, तो इसकी वजह से सारे सब्जेक्ट्स आने लग गए, है ना। चलिए, हाँ, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले वो सारे जो ये मैंने आपको बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं। मैं भावनाओं में थोड़ा बह गई थी, तो मैं अभी अपने आप को कंट्रोल में लेके आ गई हूँ, और अभी हम देखने वाले हैं ये सारे इश्यूज, ये सारे चैलेंजेस इंडिया ने फेस किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस होने के बाद। उन्होंने बहुत ज्यादा इशू फेस किया था इनकी वजह से, ठीक है, इन सारे चैलेंजेस की वजह से। तो अब हम वन बाय वन सारे चैलेंजेस की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट, द अनरेस्ट इन पंजाब। द अनरेस्ट इन पंजाब, पंजाब के अंदर क्या हुआ था गाइस, उसे ध्यान से सुनो, ठीक है। पंजाब के अंदर एक अकाली दल था, ठीक है।
सबसे पहले ये आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन सुन लेते हैं, ठीक है। सो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1973 में, ठीक है। अब 1973 में उनके अंदर अचानक से ही जो पंजाब के लोग थे ना, उनको जो ये अकाली दल नाम का एक दल था, एक ग्रुप था, जो अकाली दल पास्ट दिस रिजोल्यूशन डिमांडिंग चंडीगढ़ फॉर पंजाब एंड inclusion of the Punjabi speaking area, more Sikh in the army and greater autonomy for the Punjab. So यहाँ पर वो क्या कहना चाहते थे, अकाली दल एक ग्रुप समझ सकते हैं, ठीक है। सो एक ग्रुप ऑफ पार्टी ने क्या कहा, एक डिमांड रखा, किसको डिमांड रखा, हमारी सरकार को डिमांड रखा, ठीक है। और उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी बच्चों, उस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर थी लेडी डॉन, एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी जिनका नाम है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, क्या नाम है, ठीक है। सो उनके कंट्रोल में चल रहा था हमारा गवर्नमेंट, हमारा देश उस टाइम पर उनके कंट्रोल में चल रहा था, ठीक है। सो उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की, अकाली दल ने गवर्नमेंट से डिमांड की थी 1973 में कि हमें चाहिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, हम खुद के डिसीजंस खुद से लेंगे। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन या गवर्नमेंट कुछ भी चीज अप्लाई कर रही है ना, तो वो चीज हम फॉलो नहीं करने वाले भाई, हमें चाहिए ऑटोनॉमी, ठीक है। सो मींस कि हम फॉलो करने वाले हैं अपने रूल्स रेगुलेशन, हम दूसरों की बातें नहीं सुनेंगे, ठीक है। ये एक डिमांड हो गया उनका। सेकंड डिमांड उन्होंने क्या कहा कि चंडीगढ़ को क्या करना है, चंडीगढ़ को पंजाब के अंदर इंक्लूड कर देना है। थर्ड डिमांड उन्होंने और किया कि जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, जब पंजाबी स्पीकिंग एरियाज है, उन सारे पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को इंक्लूड कर देना है पंजाब के अंदर, ठीक है। उसके बाद चौथा डिमांड उन्होंने फिर से रखा कि ज्यादा से ज्यादा आर्मी के अंदर पंजाबी लोगों को रखा जाए। क्या ये फेयर था बच्चों, आपके अकॉर्डिंग क्या ये आपको फेयर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अनफेयर है ना। ये अदर जो कास्ट के लोग हैं, अदर स्टेट्स के जो लोग हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा अनफेयर है ना। तो यही चीज हुई थी उस टाइम पर, ठीक है। सो चंडीगढ़ पंजाब के अंदर तो आता ही है बच्चों, पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को पंजाब के अंदर ज्यादा नहीं रखा गया था। तो ये चीज को थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत सारे इश्यू स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद ये चीजें चल ही रही थी कि अगेन पंजाब के अंदर स्टार्ट हो गया था खालिस्तान मूवमेंट, ठीक है। अब ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है बच्चों, कि जो पंजाबी लोग हैं ना, उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए था हमसे सेपरेशन, उन्हें हमारे देश के अंदर रहना ही नहीं था, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम बन गए थे, अलग बन गए थे, ठीक है। हिंदू कंट्री, इंडिया हिंदू कंट्री बन गया था, ठीक है। बट इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि अलग अलग बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। सिख, ईसाई, बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है। बट पंजाबीज को क्या चाहिए था, सेपरेशन चाहिए था। वो कह रहे थे कि हमें अलग से एक सिख कंट्री बनना है, ठीक है। सिख कंट्री का नाम वो क्या करने वाले थे, खालिस्तान करने वाले थे, ठीक है। सो उन्हें खालिस्तान बनना था, ठीक है। बट ये चीज उन्होंने ये डिमांड रखी थी सिख कंट्री बनाने के, और इस टाइम पर ये चीजें बहुत बड़ा फैल गया था। और उस टाइम पर लीड बाय द संत जर्नल सिंह भिंडार वाले, ये जो जर्नल सिंह भिंडार वाले हैं, इनके अंडर में ये खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। और ये मूवमेंट इतना ज्यादा डेंजरस हो गया था कि आपको पता चलने वाला है, ठीक है। इसमें टेंशन अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट के अंदर ये टेंशन बहुत बड़ा फैल गया था कि उन्हें खालिस्तान बनना है, ठीक है। फिर जाकर क्या हुआ बच्चों, ये देखो, ठीक है, अभी ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद स्टार्ट किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार को। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान क्या हुआ, जो टेररिस्ट उस टाइम पर, बहुत सारे टेररिस्ट, मतलब आपको पता ही है कि अगर हमारे देश में आग लगी हुई होगी तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनको तो जरा इंटरेस्ट आने ही लगेगा। सो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को किस तरह से निकाला, उन्होंने टेररिज्म को फैलाने की कोशिश की हमारे देश के अंदर। सो बहुत सारे टेररिस्ट हमारे देश के अंदर फैल रहे थे, लाइक पंजाब के अंदर उनको सपोर्ट करने के चक्कर में बहुत सारे टेररिस्ट आ रहे थे हमारे देश के अंदर, और जो टेररिस्ट नहीं भी थे उनको टेररिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह का सिचुएशन बन गया था, पूरे देश में एकदम उथल फुथल चल रही थी। पूरा पंजाब एकदम, लाइक बोलते ना, पंजाब के अंदर जो लोग नहीं भी ये क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल है, ऊंट के साथ कुछ जीरा भी पिसेगा, ऐसा कुछ है, घून के साथ जीरा भी पिस जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर आप लोग बिहार से होंगे तो आपको याद, आपके घर में बोलते होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होने लग गया था बच्चों कि
जो नॉर्मल अच्छे लोग हैं वो भी पिसने शुरू हो गए थे उसके अंदर। बहुत सारे टेररिस्ट फैल गए थे पंजाब के अंदर और ये सारे टेररिस्ट छुप कर बैठे हुए थे गोल्डन टेम्पल के अंदर। और जब वो गोल्डन टेम्पल के अंदर छुप कर बैठे तब जाकर लेडी डॉन मीन्स की इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डर दिया था मिलिट्री को। मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ा था, ये जो आप पिक्चर देख सकते हो। सो मिलिट्री पावर को इंक्रीज करना पड़ा था और मिलिट्री को ऑर्डर मिला था शूट करने का कि अब आपको टेररिस्ट गोल्डन टेम्पल के अंदर से टेररिस्ट को निकालना ही पड़ेगा, ऐसा उनको ऑर्डर मिला था। ठीक है, सो उस दौरान जो भिंडर वाले हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए थे और उनको शूट कर दिया गया था, मींस कि उनका डेथ हो गया था उस चीज के उस दौरान, उस टाइम पर जो चीजें चल रही थी उस दौरान। ठीक है, सो इस रीजन की वजह से पंजाब के अंदर और ज्यादा अशांति फैल गई थी, लोग और ज्यादा पैनिक कर रहे थे। और इसी पैनिक वाले सिचुएशन के अंदर अगेन एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर को स्टार्ट किया गया था। और इस ऑपरेशन के दौरान जो बचे खुचे टेररिस्ट पंजाब के अंदर बचे हुए थे उनको भी पंजाब से निकाला गया था और पंजाब के अंदर शांति बनाए रखने का काम किया गया था। ठीक है, सो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ठीक है, सो इसी दौरान जो अलग अलग लाइक आपको पता ही है कि हमारे देश के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं, कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर इस तरह की मेंटालिटी नहीं होती है, बट हमारे देश के अंदर बदले की मेंटालिटी बहुत ज्यादा है ना। सो इसी तरह से पंजाबी के अंदर में ना इंदिरा गांधी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था और उसी दौरान इंदिरा गांधी को भी मार दिया गया था। उनके खुद के बॉडीगार्ड ने उनको किल कर दिया था, उनका मर्डर कर दिया था शूट कर और भी अनगिनत बहुत सारे शूट कर उनको मार दिए गए थे। ठीक है, सो उसी दौरान इंदिरा गांधी मर गई एंड देन उनके बेटे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, सो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई, आई होप सो समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, सो ये हमारा पहला इशू था, पहली तकलीफ थी। ठीक है, सो अब हम आगे की तकलीफों की बात करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चैलेंज वाज एन इशू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया गाइस। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो ये 8 सिस्टर स्टेट्स है, जो ये 8 सिस्टर स्टेट्स है गाइस, इस 8 सिस्टर स्टेट्स के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम फैल रहा था। ठीक है, सो उन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, सो ये 8 सिस्टर स्टेट्स के इश्यूज के बारे में देखते हैं कि इनका क्या इंपैक्ट पड़ा था या इनकी वजह से हमारे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ा था। ठीक है, चलो, सो फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट मिजोरम एंड नागालैंड। सो नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट के जो स्टेट्स है मिजोरम एंड नागालैंड। सो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के नाम तो हमने देखे ही नहीं। सो 8 सिस्टर स्टेट साथ में बोलना है मेरे। ठीक है, फटाफट से एकदम जोर से बोलना है। सबसे पहले आसाम, सेकंड इज अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज मणिपुर, फोर्थ इज मेघालय, 5 इज मिजोरम, 6th इज नागालैंड, 7th इज सिक्किम एंड 8th इज त्रिपुरा। सो ये 8 सिस्टर स्टेट के नेम आपको याद रहने चाहिए बच्चों। ओके, चलो, ऐसा भी नहीं है कि याद रहना ही चाहिए, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया आपको। ठीक है, आपको पॉइंट वाइज ये लर्न रहना चाहिए। ठीक है, कि किसके अंदर हमें कौन से पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिजोरम एंड नागालैंड के बारे में। सो जल्दी जल्दी से आप रीड कर लो, 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। यू नो ना गाइस, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा फॉर्म में आ जाती हूँ, है ना, इसीलिए। चलिए, सो मिजोरम एंड नागालैंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मिजोरम एंड नागालैंड की वजह से हमारे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा था और क्या सिचुएशंस हो रहे थे, कौन से इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वजह से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की वजह से। तो सबसे पहले इज मिजोरम। मिजोरम के अंदर क्या हुआ था बच्चों, लाल डेंगा लेड द मिजो नेशनल फ्रंटोई। मिजो नेशनल फ्रंटोई को लीड कर रहे थे लाल डेंगा, एक पर्सन है। और लाल डेंगा को ही यहां पर जब मिजोरम को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया था उस टाइम पर लाल डेंगा को ही उसका प्राइम मिनिस्टर बनाया, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, ओ माय गॉड। सो लाल डेंगा को ही वहां पर
स्टेट के लिए जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं वो बनाया गया था, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। सो लालडेंगा लेड द मिजो नेशनल फ्रंटोई 1961 में लालडेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंटोई को लीड किया था एंड डिमांड किया था ऑटोनॉमी को अगेन, जैसा पंजाब कह रहा था कि हमें क्या चाहिए भाई, आपसे सेपरेशन, आपसे सेपरेशन। इट मींस कि हम अपने ही रूल अपने ही तरीके से फॉलो करने वाले, अपनी ही चीजें अपने तरीकों से फॉलो करेंगे, ठीक है। सो ये चीज की डिमांड की गई बट इस चीज की डिमांड पूरी नहीं हुई, ठीक है। सो मिजोरम बिकम यूनियन टेरिटरी इन 1972 में यूनियन टेरिटरी बन गया था एंड अ फुल स्टेट इन 1985 गाइस, 1985 में बन गया था। मैं यहाँ पर ये 1987 लिखा हुआ है, कुछ ओल्ड टेक्स्ट बुक के अंदर 1975 लिखा हुआ है, बट आप याद रखना कि 1985 है, ठीक है, 1985 है बच्चों, यहाँ पर ये मिस्टेक था, ठीक है, मेरा मिस्टेक था, मैंने गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। सो 1985 में, ठीक है, 1985 में मिजोरम एक इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज स्टेट बन गया था, ठीक है। चलिए, सो ये बस ये एक इशू था, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज नागालैंड। सो नागालैंड के अंदर क्या हुआ था वो देखो, ठीक है। नागालैंड आगामी जापो फिजो नाम के पर्सन ने लीड किया था द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द नागालैंड। नागालैंड के अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड किया था एंड द रीजन बिकम अ सेपरेट स्टेट इन 1963 में वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। किसकी वजह से? जो राजीव गांधी ने उनकी बातों को माना था और नेगोशिएशन करने के बाद, सॉरी राजीव गांधी, मैंने रॉन्ग नेम ले लिया। सो उस टाइम पर नेगोशिएशन करने के बाद राजीव गांधी का रोल यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा, ठीक है, हाँ यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो नागालैंड के अंदर अगेन उन्होंने गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बहुत नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, नेगोशिएशन करने के बाद नागालैंड भी अगेन इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था हमारे देश का गाइस, ठीक है। सो मिजोरम हमारा क्लियर हो गया, नेक्स्ट नागालैंड हमारा क्लियर हो गया। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिजोरम में क्या हुआ था, नागालैंड में क्या हुआ था। मिजोरम को क्या चाहिए था, ऑटोनॉमी चाहिए था, ठीक है। एंड नागालैंड में कौन सा मूवमेंट किया गया था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट किया गया था, और उसके बाद नागालैंड भी अगेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इशू कहां पर हुआ था बच्चों, नेक्स्ट इशू हुआ था आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। सो आसाम के अंदर क्या हुआ था वो हम देखते हैं, ठीक है। ओके, सो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट erupted against illegal migration from the Bangladesh who were settling in the Assam and affecting the local demography balance को। So local वहाँ के आसाम के अंदर जो आसाम नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ठीक है, सो ईस्ट के अंदर है, इस रीजन की वजह से वहां पर से पास में ही बांग्लादेश है, ठीक है। सो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इनलीगली आसाम के अंदर बार बार माइग्रेट हो रहे थे, और इस रीजन की वजह से आसाम के डेमोग्राफी कंडीशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा था, परेशान हो रहे थे वहां के लोग। सो ये चीजें लेकर वो राजीव गांधी तक ये चीजें पहुंची, और राजीव गांधी ने उनको इस चीज के अंदर हेल्प किया, और तब जाकर द आसाम अकॉर्ड 1985 साइंड विद द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड रिजॉल्व द इशू एंड द ब्रॉड पीस टू द रीजन। उस रीजन के अंदर पीस, शांति बनाए रखी गई, और आसाम जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था हमारे इंडिया का, ठीक है। कब बन गया था, 1985 में बन गया था, ठीक है। बांग्लादेश से घुसपैठ चल रहा था आसाम के अंदर, और इसकी वजह से आसाम के जो लोग हैं, असमीज जो लोग हैं, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफें फेस करनी पड़ रही थी, उनका डेमोग्राफी पूरा चेंज हो रहा था, परेशान हो रहे थे वो लोग। सो उस टाइम पर राजीव गांधी ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और तब जाकर 1985 में वो हमारे आसाम, हमारे इंडिया का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों, नेक्स्ट हुआ अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब देखते हैं
अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या हुआ, ठीक है। द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटोई एजेंसी NEFA वॉज क्रिएटेड इन 1954 में इस एजेंसी को इसको क्रिएट किया गया था टू एडमिनिस्टर दिस सेंसिटिव बॉर्डर रीजन, उस सेंसिटिव बॉर्डर रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस एजेंसी को बनाया गया था। एंड इट वाज रीनेम्ड अरुणाचल प्रदेश, और उस जगह को अरुणाचल प्रदेश ये नाम रख दिया गया इन 1972 एंड बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट इन 1987। सो 1987 में ये एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया था। कौन? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। समझिए आपको स्टोरी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। सो आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें बस इतना ही पढ़ना था बच्चों। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो हमने दो बड़े चैलेंजेस को कंप्लीट कर लिया आज के लेक्चर में। फर्स्ट चैलेंज वाज अनरेस्ट इन पंजाब, पंजाब के अंदर उथल पुथल कैसे मचा हुआ था, और उसके बाद दो ऑपरेशन किए गए थे। फर्स्ट इज ऑपरेशन ब्लू स्टार, सेकेंड वाज एन ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ठीक है। सो ये टेररिस्ट को रिमूव करने के लिए किया गया था, ठीक है। सो ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा 8 सिस्टर स्टेट्स के बारे में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कौन कौन से इश्यूज आ रहे थे उसके बारे में हमने पढ़ा। तो उसके अंदर हमने 4 स्टेट्स के बारे में देखा। पहला कौन सा स्टेट था बच्चों? पहला स्टेट था मिजोरम एंड नागालैंड के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा आसाम के बारे में एंड अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। उनको वो हमारे इंडिया के स्टेट्स कब बने, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर आज का लेक्चर एंड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। दिस टॉपिक्स आर टू मच इंटरेस्टिंग। सो जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।